पीएम मोदी ने की किसानों को सम्मान निधि की 20वीं किस्त वितरित। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषकों से भी पीएम मोदी ने किया संवाद। दस अक्टूबर को बंद होंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। अब तक 2,29,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ब्रह्म कमल की महक और हिमालय की गोद में आध्यात्मिक अनुभव। प्रेमानंद महाराज के बयान पर साध्वी प्राची का समर्थन। बोली, युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में, शादी के बाद भी महिलाएं बना रही बॉयफ्रेंड। गंगा में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। हरिद्वार में 30 स्टोन क्रशर सील। प्रशासन ने स्टोन क्रशरों की बिजली पानी सप्लाई भी की ठप। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। राजधानी देहरादून में आयोजित कृषक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का डीबीटी माध्यम से स्थानांतरण करने पर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड के करीब 8,28,000 किसानों के खाते में सीधे धनराशि भेजी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों की भलाई और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान हेतु प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है। उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं। इतना ही नहीं, आज इस बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, वहीं किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि को, सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम अनेक काम किसानों के उत्थान के लिए कर रहे हैं। जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत 80% की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। अभी हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से सिंचाई के लिए मुक्त करने का काम किया है। साथ ही किसानों की आयु बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जहां हम गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए प्रति कुंटल की हमने बढ़ोतरी की है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है वो पिछले 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित हेमकुंड साहिब में इस साल भी श्रद्धालुओं की आस्था का अभूतपूर्व ज्वार देखने को मिल रहा है। सप्तशृंग हिम शिखरों के बीच बसा यह पवित्र स्थल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित है। अब तक यहां 2,29,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हर दिन गढ़वाल हिमालय की गोद में बसे इस आध्यात्मिक धाम की यात्रा पर देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं। तीर्थयात्री हिम सरोवर में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कमल और फेन कमल जैसे दुर्लभ पुष्पों की छटा का भी आनंद ले रहे हैं। हेमकुंड साहिब की ओर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुसार इस साल यात्रा के समापन पर 10 अक्टूबर को कपाट बंद किए जाएंगे। यह स्थल न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है।
चंपावत जिले में एसपी अजय गणपति के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेजी से जारी है। इसी क्रम में सीओ टनकपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में टनकपुर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ कुमार यूनिट की टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास 2 नशा तस्करों को 4.4 किलोग्राम से भी अधिक अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी चंपावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2025 से अब तक पुलिस 15 करोड़ से ज्यादा की नशीली सामग्री बरामद कर चुकी है, जिसमें चरस, स्मैक, एमडीएम और अफीम शामिल है। चंपावत में लगातार ड्रग्स फ्री देवभूमि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है उसके तहत कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में कल एसटीएफ और टनकपुर पुलिस इनकी ज्वाइंट टीम द्वारा 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया टनकपुर स्टेडियम के पास से, जिनके पास से 4 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। इन 2 व्यक्तियों का नाम है कबीर गरब्याल और दूसरा अभियुक्त जो है उसका नाम है जय बहादुर धामी। इन दोनों के पास से क्रमशः कबीर गरब्याल के पास से 3 किलो 150 ग्राम इतनी चरस बरामद हुई है और अभियुक्त जय बहादुर धामी के पास से 880 ग्राम चरस बरामद हुई है। दोनों के पास से कुल 4 किलोग्राम से ऊपर चरस की बरामदगी हुई है। इनको दोनों को हिरासत में लेकर आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जिनका रिमांड लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरित करके जश्न मनाया। पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकांश भाजपा समर्थित एवं पार्टी की विचारधारा का पालन करने वाले प्रत्याशियों की विजय हुई है। भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं की ओर से आतिशबाजी करके और मिष्ठान वितरित करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुआ विकास को इस चुनाव में मिली विजय का ठोस कारण बताया जा रहा है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में, उसके फलस्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ मुख्य चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में लहरा है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहरा है, इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आई है, आगे भी हम लोगों का साथ लगातार देती रहेगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर पर दिए गए बयान को लेकर जहां प्रेमानंद महाराज का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं साध्वी प्राची उनके समर्थन में उतर आई हैं। साध्वी ने कहा कि अब महिलाएं शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड बनाए रखती हैं और मेरठ जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए इसे गंभीर सामाजिक समस्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महिलाएं अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रही हैं, जो समाज के गिरते नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। साध्वी प्राची ने कहा कि जब समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रेमानंद महाराज ने अगर सच्चाई उजागर की है तो उसे गलत कहना अनुचित है। प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं बहुत सम्मान करती, पूरा समाज करता है और उनकी जो वक्तव्य होता है, उनकी जो प्रवचन होता है वो बहुत अच्छा होता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। पूज्य महाराज जी ने किस उसको प्रकरण को लेकर की ये बात कही, लेकिन एक बात जरूर निकल के आई है कि जो बेटियां अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रही है, कई बॉयफ्रेंड रख रही है, वो घर नहीं बसा सकती। ये बात बिल्कुल सच है और ये ठीक कहा है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने, ये गलत नहीं कहा है। पति परमेश्वर होता है और जब शादी के बाद 4 बॉयफ्रेंड 5 आएंगे तो घर कैसे बसेगा उसका। इसीलिए जरूरी है कि भारतीय संस्कृति, अपनी वैदिक संस्कृति के संस्कारों से ओतप्रोत बेटियां अपना घर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते हरिद्वार जिले के मैदानी इलाकों खासकर लक्सर और खानपुर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
बाणगंगा और सोलानी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे आसपास के ग्रामीण इलाकों में जलभराव और फसलों के नुकसान की आशंका गहराई है। बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को चौकन्ना रहने और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत के मुताबिक जिले में 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर आवश्यक स्टाफ तैनात रहेगा और इन्हें 24 घंटे निगरानी मोड में रखा गया है। हिमालय क्षेत्रों में पहाड़ी जनपदों में वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें और अगर और जलस्तर बढ़ता है तो जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर हमको कुछ इवैक्यूएशन करना हो या फिर खाद्य आदि की आपूर्ति जैसे भी करनी हो, उसके लिए जो हमारे रिलीफ कैंप्स है वो भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो हम लगातार वॉच कर रहे हैं इस सिचुएशन का। हरिद्वार में गंगा नदी के तल से हो रहे अवैध खनन को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को जिले में संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने और उनकी बिजली पानी की आपूर्ति काटने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से सख्ती से कार्रवाई करते हुए इसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है और आदेश मिलते ही प्रशासन ने तत्काल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। डीएम मयूर दीक्षित के नेतृत्व में गठित टीमों ने अब तक लगभग 30 स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में तत्काल हमने टीम्स बना दी थी और इसमें जितने भी स्टोन क्रशर उस ऑर्डर से उसमें कंप्लायंस होना है उनके लिए हमने कल से कार्रवाई शुरू कर दी थी। आज भी हमारी टीम्स फील्ड में है और कल 30 से अधिक स्टोन क्रशर ऑलरेडी सील कर दिए गए थे और आज समस्त जो भी ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शाम तक हमारी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। पूरा कंप्लायंस जो ऑनरेबल कोर्ट का है पूरा कर रहे हैं। बिजली के कनेक्शन आदि भी उसमें हम उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार अवैध खनन को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई पर की जा रही है। हरिद्वार में भी गंगा नदी के तल से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। खबर देहरादून से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर उठे विपक्षी सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत हुई है और किसी से दुर्भावना नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विपक्ष चुनाव न कराने के आरोप लगा रहा था, फिर हाईकोर्ट गया और अब जब प्रक्रिया शुरू हुई तो आपदा काल में चुनाव कराने का मुद्दा बना रहा है। इसके साथ ही धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव की तरह भाजपा को पंचायत चुनावों में भी समर्थन दिया है। जीतने वाले सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी है। जैसे हमने चुनाव जब घोषित किए थे, अपनी सिफारिश सरकार ने करी थी निर्वाचन आयोग की कि आप चुनाव करवाइए, सरकार तैयार है। पहले कहते थे कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, संविधान का गला घोट रही है। जब हम चुनाव कराने चले गए तो उन्होंने कोर्ट में भेज दिया कुछ लोगों को। जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो कहने लगे कि अब ये मानसून है, आपदा का समय है और रिजल्ट सबके सामने है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमेशा, जैसे लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और निकाय के चुनाव में, उसी प्रकार से इन चुनावों में भी भाजपा के लोगों को जिताया, समर्थन किया। तेज गति से ग्राम सभाओं का विकास होगा, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और तेजी से हम सभी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, मैं सभी प्रतिनिधियों को जो चुनाव में, पंचायत चुनाव में विजयी हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं। अंतिम छोर तक वो जो है विकास को ले जाने का काम करेंगे। हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। रानीखेत में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज ताड़ीखेत के छात्र ने मिशन नवचेतना सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर संयुक्त मजिस्ट्रेट ने उसे एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया है। सागर आर्य को सहकारी
सरकारी वाहन से लाकर संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचाया गया, जहां तहसीलदार ने उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। छात्र ने ऑफिस में बैठकर तहसील कार्यों को समझा और सभी पटलों का निरीक्षण भी किया। इस प्रतियोगिता के तीसरे चरण में प्रतिभागियों को शैक्षिक भ्रमण के लिए दिल्ली भेजा गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह पहल बच्चों में नेतृत्व और आगे बढ़ने की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं सीट पे आके बैठूं कभी। और मैंने इस बार जो पेपर दिया था टफ तो था, पर कुछ मेरे तुक्के भी सही गए और पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पेपर सर करा रहे हैं और मैं आगे इस सीट में बैठने के लिए कोशिश जरूर करूंगा। बच्चों में एक कंपटीशन की भावना, एक आगे बढ़ने की भावना को जागृत कर सकें, इसलिए इसका नाम नवचेतना भी रखा गया। इसका तीसरा संस्करण हुआ और उसमें हमारे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेरी उम्मीद से बेहतर हमेशा प्रदर्शन किया सारे बच्चों ने। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरह अपनी फील्ड्स में जो भी वो बनना चाहें, जो भी वो करना चाहें, उसमें लगन से करते रहें, वो बहुत निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा ये प्रोग्राम है मैं चाहता हूं कि निरंतर चलता रहे। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले इसको पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे बच्चे अच्छा करते रहें, हम उनको शैक्षिक भ्रमण पे अलग अलग जगह ले जा सके ताकि उनका एक्सपोजर और अच्छा हो जाए और उनके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोशिश करें, जिसके लिए वो आज एक दिन का SDM भी हमने बनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बार सागर बने हैं, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ सागर को। और मैं समस्त ताड़ीखेत के शिक्षकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत स्मूथली कराया। और मैं ताड़ीखेत के सारे बच्चों को शुभकामनाएं भी देना चाह रहा हूँ आगामी होने वाले नवचेतना कार्यक्रम के लिए। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई जारी है। प्रदेश में जो मदरसे पंजीकृत या मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है वे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। हाईकोर्ट के फैसले का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शामून कासमी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जो मदरसे राज्य सरकार या मदरसा बोर्ड से पंजीकृत नहीं है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि सील किए गए सभी मदरसे बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं और बिना अनुमति के धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। सरकार ने कहा कि ये संस्थान निजी व्यक्तियों की ओर से चलाए जा रहे थे। सरकार की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि जो मदरसे रजिस्टर्ड है उनको सरकार की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। न्यायालय के आदेश ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड सरकार बगैर किसी भेदभाव के मदरसों के अंदर ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी लाने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर जो मदरसा बोर्ड अंजाम दे रहा है, वो फिर साबित हुआ कि उच्च न्यायालय के ये टिप्पणी कि बगैर मान्यता के मदरसे संचालित नहीं होने चाहिए और मदरसों की मान्यता मदरसा बोर्ड और सरकार से उपलब्ध करानी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो अवैध यानी अपंजीकृत मदारिस हैं, मदरसे हैं, उन्हें अपने आप को पंजीकृत की तरफ आना चाहिए और वो जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क मार्ग बाधित होने के कारण विगत कुछ दिवसों से अस्थायी तौर पर केदारनाथ की यात्रा रुकी हुई थी। केवल वापस आ रहे यात्रियों को सुरक्षा बलों की मदद से वैकल्पिक पैदल मार्ग से वापस ले जाया जा रहा था। मुख्य सड़क मार्ग जो कि कुछ हद तक पैदल चलने लायक हो चुका है, लेकिन आवागमन के लिए सुचारू होने पर सोनप्रयाग से यात्रियों के ग्रुप को गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ के लिए भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर वाहनों के आवागमन शुरू होने तक श्रद्धालुओं को तकरीबन 22 किलोमीटर पैदल केदारनाथ धाम की यात्रा करनी होगी। बारिश होने की दशा में यहां पर यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही अपनी यात्रा करें। संबंधित कार्यदायी संस्था लोदीवी के स्तर से निरंतर मार्ग को चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के मध्य सड़क बाधित है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के सेमीफाइनल वाले दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्थानीय स्वशासन की नींव है, जिनका सीधा संबंध गांव की सरकार से होता है और इनका असर आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव पर सीधे तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि किसी भी चुनाव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक चुनाव की परिस्थितियां और मुद्दे अलग अलग होते हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2027 के लिए अपनी रणनीति पहले ही तय कर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अब लोकल चुनाव जब होते हैं, निगम चुनाव हुए तब भी सबने कहा कि ये सेमीफाइनल है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं तब भी ये कहा जा रहा है कि 27 के लिए ये सेमीफाइनल है। देखिए, इसका परिणाम जो भी हो, और मुझे लगता है ये पंचायत के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है, ये गांव की सरकार जो है चुनने का जो है कार्य करते हैं। बिल्कुल इसका असर 27 पे होगा, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से जो है इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि किसी भी चुनाव का असर दूसरे चुनाव पे इस तरीके से नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अगर एक जो है लोकल बॉडी का चुनाव अगर कोई पार्टी कम समर्थन मिला है तो विधानसभा और लोकसभा में ज्यादा समर्थन मिलने का कार्य हुआ है। और 27 की रणनीति देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी बना चुकी है और हम पूरी मजबूती के साथ 27 में चुनाव लड़ने का। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक संतुलन के साथ लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामान्य वर्ग के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बराबर अवसर देने की कोशिश की गई है। कमलेश रमन ने इसे समाज के समग्र विकास की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी फैसला बताया। 12 जिलों में आरक्षण के तहत महिलाओं को भी सशक्त भागीदारी दी गई है। सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। सरकार का चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया है। हल्द्वानी में उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित होगी। नैनीताल जनपद में कुल 2000 छात्र छात्राएं 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कराई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी ब्लॉक से हाई स्कूल के 444 और इंटरमीडिएट के 357 सहित कुल 801 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और उचित व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है। संसदीय सुधार परीक्षा 2025 का प्रोग्राम आ गया है, जो कि 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। हल्द्वानी विकासखंड में एक परीक्षा सेंटर है हमारा, PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं, सारी तैयारियां पूर्ण हैं और निर्विवाद रूप से हम इसको संपन्न कर लें। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।